नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। देखिए, अपना चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ, चैप्टर नंबर 3। आज के इस टॉपिक के अंदर हम एक नया पॉइंट आपको समझा रहे हैं, वो होता है करंट ईयर प्रॉफिट। अपना एक नया पॉइंट आता है कैलकुलेशन ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट। देखिए, करंट ईयर प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है। जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर पहली डेट या लास्ट डेट को ही रिटायर्ड होगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो पार्टनर है वो वर्ष के प्रारंभ में या अंत में ही रिटायर्ड होंगे। हो सकता है मिड सेशन को रिटायर्ड हो जाए। भाई रिटायरमेंट है और 1 साल 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं। रिटायरमेंट होने के लिए तो आपको एक दिन चाहिए। किसी व्यक्ति का मानस बन जाता है मिड सेशन जाने के लिए, तो आप उसको रोक थोड़ी ना सकते हो कि नहीं भैया पूरा साल होने दे उसके बाद ही जाना, पहले नहीं जाने दूंगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है। वो तो फ्री है, अपनी इच्छा अनुसार कभी भी जा सकता है। चलो जाने के लिए तो फिर भी हम एक बात समझ लेते हैं कि वो कोशिश करेगा कि ये साल पूरा कर लूं उसके बाद जाऊं, लेकिन मृत्यु तो किसी के हाथ में नहीं है। भाई किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, मिड सेशन डेथ हो जाए, डेथ जरूरी थोड़ी है कि पार्टनरशिप करने के बाद 1 अप्रैल या 31 मार्च को ही मरेगा, नहीं है ना। ऐसा जरूरी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कब मरे। कभी भी मर सकता है ना, या कभी भी जा सकता है। तो उसने जितने टाइम आपके साथ में काम किया है उसका प्रॉफिट देके जाना पड़ता है, उसको देना पड़ता है। और उसी की कैलकुलेशन आज हम समझेंगे और इससे बेस पे आज हम न्यूमेरिकल समझेंगे। ठीक है, तो करंट ईयर प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो 2 बेस पे। आपके पास 2 बेस होते हैं, 2 आधार होते हैं। एक तो होता है टाइम बेसिस और एक होता है आपका सेल्स बेसिस। पहला आता है समय के आधार पे, दूसरा आता है विक्रय के आधार पे। समय के आधार पे का मतलब होता है कि आपका पर्सन जिस टाइम आपके पार्टनरशिप फर्म को छोड़कर जा रहा है उसने कितना टाइम आपके साथ स्पेंड किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और आपके पास 3 पार्टनर थे ए बी सी, व्हेन ए बी रिटायरिंग ऑन 31 मई 2016। यदि आपका पार्टनर 31 मई को जा रहा है, आपका ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को, तो उसने आपके साथ कितने महीने काम किया? 2 महीने। आपके साथ कितने महीने काम किया इस साल में? 2 महीने। तो आपको 2 महीने का प्रॉफिट देके भेजना होगा। बस ये है टाइम बेसिस। अब आपके दिमाग में प्रश्न चला सर 2 महीने का पेमेंट कैसे देंगे? हमारे पास तो प्रॉफिट एंड लॉस तो हम एटलीस्ट फाइनल जब एंड ऑफ द ईयर होगा तब बनाएंगे, तो कैसे देंगे? तो ये जो प्रॉफिट होता है वो या तो आप लास्ट ईयर के बेस पे देते हो या लास्ट कुछ सालों के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे देते हो। भाई इस साल में तो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ही नहीं, क्योंकि एट 31 मार्च से पहले आप पीएनएल अकाउंट नहीं बनाते, किसी भी परिस्थिति में नहीं बनाते। ये कोई ऐसा रूल ही नहीं है कि जिस दिन आपके मन पड़ जाए उस दिन आप पीएनएल बनाना स्टार्ट करो। नहीं बेटा, हम ये प्रोसेस समझते हैं कि यदि आपके पास आपको बीच में पैसा देना भी है तो आप पिछले वाले साल का प्रॉफिट देखोगे, आप कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट देखोगे और उसके बाद पेमेंट करोगे। बट इस बेसिस का मीन्स ये होता है कि उस पर्सन ने आपके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, उस टाइम के बेस पे आपको पैसा देना होगा। और सेकंड बेसिस इज सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि आपके उस पार्टनर ने जितने टाइम तक काम किया है उस टाइम का सेल्स कितना है, क्योंकि आपको एटलीस्ट प्रॉफिट तो सेल्स पे ही होता है। तो जितना प्रॉफिट होता है वो सेल्स पे ही होता है। तो कितना माल आपने इस टाइम में इस साल बेचा है, आपने इसी टाइम में पिछले साल कितना बेचा था, उसका एवरेज निकाल के आपको देना होता है। इन दोनों के लिए आपको एक न्यूमेरिकल समझना पड़ेगा। ये पॉइंट कैसे करने हैं, न्यूमेरिकल समझते हैं। उसके लिए एंट्री क्या करनी है, एक बार आपको एंट्री समझा देता हूं। आप इसके लिए एक एंट्री करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल। आपको एक अकाउंट ओपन करना होगा, पीएनएल सस्पेंस या पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सस्पेंस या एप्रोप्रिएशन इसीलिए लिखते हैं क्योंकि प्रॉपर्ली पीएनएल अकाउंट नहीं बना है, आप उसे एज एज्यूम करके आप उस पैसे को दे रहे हो। आप एंट्री करोगे पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स, चाहे वो इस मेथड से निकाल लो, इस मेथड से। वो आपको सवाल में जिस कंडीशन में प्रश्न दे रखा है
वही पढ़कर आपको सॉल्व करना होगा। हम इसके लिए एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 8 ट्राई करते हैं। आपकी बुक का पेज नंबर है 152। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, उस सवाल को हल करते हैं। प्रश्न में लिखा आपको ABC 2:2:1 में साझेदार है। ABC पार्टनर इन 2:2:1 ऑन 31 दिसंबर 2016 वी हैव ए बैलेंस शीट। आपको इस सवाल में बैलेंस शीट दिया हुआ है 31 दिसंबर 2016 को। सी रिटायर्ड हो रहा है, सी रिटायर्ड हो रहा है, और उस समय आपको लिखा कि लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड 12 लाख। भूमि एवं भवन का मूल्यांकन 12 लाख रुपए पर किया गया है। आगे लिखा आपका इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 1 लाख रुपीज। आपके विनियोग 1 लाख रुपए पर विनियोजित किए गए, मतलब वैल्यूड किए हैं, मूल्यांकित किए, सॉरी। स्टॉक बी टेकन एट 3 लाख रुपीज। आपका स्टॉक 3 लाख रुपए पर वैल्यू है। गुडविल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 ईयर। पिछले 5 साल के एवरेज का आपको 2 ईयर परचेज के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करेंगे अपन। नेक्स्ट लिखा आपको हाँ कि गुडविल विल नॉट अपीयर इन द बुक्स। वैसे हम रखते ही नहीं है बुक में, गुडविल को आपको बुकों में नहीं दिखाना है। ये लिखा हुआ नहीं भी होता तो भी हम नहीं दिखाते। आगे लिखा आपको सी शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 ईयर। आपको करंट ईयर प्रॉफिट जो कैलकुलेट करना है वो लास्ट 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे लेना है। ये पॉइंट आपको करंट ईयर प्रॉफिट का दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 5। आपको एक बार फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं कि सी के अवकाश ग्रहण की तिथि तक के लाभों में हिस्से की गणना पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर की जाएगी। लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं, उसी के बेस पर आपको निकालना है। आगे लिखा कि अमाउंट पेबल टू सी इज टू बी ट्रांसफर ऑन हीज लोन कैरिंग इंटरेस्ट 10% पर एनम। मतलब आपके सी का जितना पैसा बनता है उसके लोन में ट्रांसफर करके 10% ब्याज सहित आपको पेमेंट करना है, वो कर लीजिएगा, वो बात की बात है। नेक्स्ट आगे आता है कि यू हैव टू प्रिपेयर द रिवॉल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट। सी इज रिटायर्डिंग ऑन 31 मार्च 2017। आपका सी रिटायर्ड हो रहा है 31 मार्च 2017 को। हम सबसे पहले इसमें रिवॉल्यूशन अकाउंट तैयार करते हैं। कैसे बनाओगे, बड़े ही ध्यान से मेरे साथ समझने की कोशिश करना। रिवॉल्यूशन अकाउंट कैसे बनेगा, हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले हम रिवॉल्यूशन के अंदर पहला पॉइंट आपको लिखा है कि भूमि व भवन का मूल्यांकन 12 लाख रुपए पर किया गया। आपके बैलेंस शीट में आप देखोगे लैंड एंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग 10 से 12 हो गया, मींस असेस्ट इंक्रीज हो रही है, और जैसे ही असेस्ट इंक्रीज होती है आप क्रेडिट साइड में लिखते हो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग। अब 2 लाख रुपए आपका बढ़ गया, 10 से 12 लाख रुपए हो गए हैं। नेक्स्ट आगे लिखा है विनियोग 1 लाख पर मूल्यांकित करना। इन्वेस्टमेंट आपका वैल्यू हुए हैं 1 लाख, आपकी बैलेंस शीट में 1,25,000 दिया हुआ है, मींस इन्वेस्टमेंट कम हो रहे हैं। आप लिखोगे टू इन्वेस्टमेंट 25,000 के। अब आपको लिखा स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट 3 लाख। स्टॉक 3 लाख रुपए से वैल्यूड हुए हैं, आपकी बैलेंस शीट में 2.5 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो अभी आपका स्टॉक का वैल्यूएशन हो गया 3 लाख, मींस 50,000 से स्टॉक इंक्रीज हो गया। आप लिखोगे बाय स्टॉक 50,000। और कोई आपके रिवॉल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। आप बैलेंसिंग फिगर निकालोगे और लिखोगे टू पार्टनर्स कैपिटल। आपका वैल्यू आ गया 2,25,000, 2,25,000, जिसको आप अपने 2:1:1 में शेयर करोगे। ए, बी और सी 90,000, 90,000 एंड 45,000। ये अमाउंट कैसे आएगा, तो 2,25,000 इंटू 2/5, 2/5 एंड 1/5, बिकॉज अवर रेशियो इज 2:2:1। नेक्स्ट, अब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे। यदि कोई समस्या रह रही है, नहीं समझ में आ रहा है, आप मैसेज लिख दीजिएगा चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आगे आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल में हमारे पास 3 पार्टनर थे ABC। सबसे पहले आप लिखोगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपकी बैलेंस शीट में आपको बैलेंस दिया हुआ है 6 लाख, 6 लाख, 4 लाख।
आप लिखोगे 6 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। एक बी का बैलेंस शीट में अमाउंट मिसप्रिंट है, आप देख पाओगे 60,000 लिखा, उसके एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा, वो मिसप्रिंट है, आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब आप इसमें एक एक ट्रांजेक्शन पूरे करने की कोशिश करोगे। आपने लिख दिया बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अब आप अपना रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर लो, लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन, अमाउंट आया 90,000, 90,000 एंड 45,000। अब आप अपनी बैलेंस शीट चेक करना, बैलेंस शीट में आपको एक जनरल रिजर्व लिखा हुआ है, बाय जनरल रिजर्व। अब आप जनरल रिजर्व, आपके पास अमाउंट है 4 लाख, आपके पास जनरल रिजर्व है 4 लाख के, तो 4 लाख को आपको तीनों में शेयर करना है 2:2:1 में। तो आपके पास 4 लाख को आपने 2:2:1 में शेयर किया, तो अमाउंट आएगा 1,60,000, 1,60,000 एंड 80,000। उसके बाद अब आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। देखिए गुडविल को पहले वैल्यूएशन करनी होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करना है, तो आपको लिखा लास्ट 5 ईयर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पे। तो पहले तो आप लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट लिखोगे, मतलब एवरेज निकालोगे। आपके पास अमाउंट है 1,80,000 प्लस 2,20,000 प्लस आपके पास में है 3 लाख प्लस 2,75,000, इसको यहीं लिख देता हूँ, और एक है आपके पास 3,25,000। अब आप इन सबको जोड़ के 5 का डिवाइड लगाना, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आता है 2,60,000। इन सबको मैंने जोड़ दिया, 5 का भाग दे दिया। एक बार आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा इसको, कैलकुलेशन आपके भरोसे है, आपको करनी है। आपके पास 2,60,000 एवरेज प्रॉफिट आया। अब आप यहाँ पे गुडविल निकालोगे, गुडविल इक्वल्स टू 2,60,000 इंटू 2,60,000 इंटू 2 करोगे 5,20,000, 5,20,000 आपका गुडविल आ गया फर्म का। अब आप यहाँ पे सी की गुडविल निकालोगे, सी इज गुडविल इक्वल्स टू, सी इज गुडविल 5,20,000 इंटू 1/5, 1,04,000 आपका सी की गुडविल आ गई। 1/5 क्योंकि उसका हिस्सा 1/5 है, और 5,20,000 में 1/5 हो गया आपका 1,04,000, जिसके लिए आप एंट्री करोगे रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायर्डिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग कौन कौन है, ए और बी। तो अपनी एंट्री हो गई, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सी इज कैपिटल। उसके लिए आप यहाँ पे पोस्टिंग करोगे बाय ए, बाय बी इज कैपिटल और 2C इज कैपिटल। अब आपके यहाँ पे रेशियो था 2:2:1। सवाल में रेशियो, इस रेशियो के अलावा और कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ। तो हमारे पास, हम ये जानते हैं कि जब प्रश्न में अनुपात नहीं दिया होता है तो पुराना ही फायदे का अनुपात होगा। तो बी और ए का आपका पुराना अनुपात था 2:2 मीन्स 1:1। आप इसको बराबर शेयर कर लोगे, 52,000 52,000। सेम एज इट इज आप यहाँ पे भी लिखोगे 52,000 एंड 52,000। तो ये था आपका गुडविल का एडजस्टमेंट। समझ में आ गया आप लोगों को? पहले हमने वैल्यूएशन किया, उसके बाद ट्रीटमेंट किया। नेक्स्ट, अब आपके जो करंट ईयर प्रॉफिट है, पीएनएल सस्पेंस की कैलकुलेशन करनी है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, नीचे वाला मैं साफ करूंगा इसलिए। आप जो ये एडजस्टमेंट या वैल्यूएशन कैलकुलेशन कर रखे उसका स्क्रीनशॉट लो, हम इसको वापस रफ करेंगे और नए सिरे से इसको सवाल को करेंगे। इसलिए देखिए, गुडविल के बाद हम एक कैलकुलेशन करते हैं पीएनएल सस्पेंस की। लिखता हूं मैं कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल सस्पेंस, या आप इसको करंट ईयर प्रॉफिट भी लिख सकते हो। देखिए, अब यहां पर आपको कैलकुलेशन करना है लास्ट 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट पे। लास्ट 3 ईयर
आपके सवाल में आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 2012, 13, 14, 15, 16। तो पिछले 3 साल कौन से होंगे? 16, 15, 14। ये हमेशा ध्यान रखना, लास्ट 3 ईयर मीन्स 16 से स्टार्ट होगा। 16, 15 और 14 लास्ट 3 ईयर। तो हमारे पास लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट है 3 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 3,25,000 डिवाइड बाय 3। आप एवरेज निकाल रहे हो तो इन तीनों का टोटल किया, हमारे पास में आ गया 9 लाख डिवाइड बाय 3। अवर एवरेज प्रॉफिट इज 3 लाख। ठीक है, अब आपको यहाँ पे करंट ईयर प्रॉफिट निकालना है। करंट ईयर प्रॉफिट इक्वल्स टू 3 लाख एवरेज प्रॉफिट है आपका। अब आप देखोगे उसका हिस्सा कितना था, 1/5। प्रॉफिट इनटू उसका हिस्सा लेना है 1/5। अब हम देखते हैं उसने कितने टाइम आपके साथ में काम किया है। उसका हिस्सा ले लिया 1/5 और उसने काम किया जनवरी, फरवरी, मार्च। 31 मार्च को रिटायर्ड हो रहा है, तो उसने 3 महीने काम किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/12। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। 3 लाख इंटू 1/5 इंटू 3/12। 3 लाख कहाँ से आए? तो एवरेज प्रॉफिट 1/5 उसका हिस्सा और 3/12 उसके 3 महीने का टाइम था। आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास वैल्यू आ जाती है 15,000। आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और उसके लिए एंट्री करोगे बाय P&L सस्पेंस। अमाउंट आएगा 15,000 रुपए। ठीक है, अब आप इसका बैलेंसिंग, इसके अलावा कोई एडजस्टमेंट है नहीं है। आप सबसे पहले सी का लोन तैयार करो, सीज लोन सबकी टोटल करके, यहाँ से तो कोई लेस करना ही नहीं है। टोटल आ गई आपकी 6,44,000। आप एक बार जरूर इसका कैलकुलेशन कर दीजिएगा, मैंने तो कर रखा है, फिर भी आप भी कर लीजिएगा। उसके बाद आप इन दोनों का बैलेंसिंग फिगर निकालोगे, लिखोगे टू बैलेंस CD। एक का आएगा 7,98,000 और इसका भी 7,98,000। अब ये आपका पार्टनर्स कैपिटल क्लियर हुआ। अब हम इसकी बैलेंस शीट तैयार करेंगे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसको साफ करके बैलेंस शीट बना रहे हैं। आप P&L आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल वी आर प्रिपेयरिंग ए बैलेंस शीट। हम एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। बैलेंस शीट असेट्स एंड लायबिलिटीज को लिखेंगे हम यहाँ पे। सबसे पहला काम आपके पास, आपको लिखना है कैपिटल। अपने पास 2 पर्सन है ए और बी, 7,98,000, 7,98,000। आपके पास बैलेंस शीट में आपका अमाउंट हो गया 15,96,000। नेक्स्ट, अब आप लिखोगे सीज लोन 6,44,000। एक आपके पास में थे क्रेडिटर्स। आपके बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 1 लाख रुपए। अब असेट साइड की बात करते हैं। असेट में सबसे पहले हैं आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग 12 लाख रुपए। अभी आप एडजस्टमेंट करके 12 लाख रुपए लिखे हैं, 10 लाख थे, 2 लाख आप और ऐड करके दिखा दिए आपने। फिर आता आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन 1 लाख पे हो गया, पहले 1,25,000 था, अभी कम करके आपने 1 लाख कर दिया है। फिर आता आपका स्टॉक, 2.5 लाख था, अभी आपने बढ़ा के 3 लाख कर दिया है। फिर आपके पास डेटर्स जिसमें कोई चेंज नहीं है, 4 लाख रुपए है। डेटर्स के बाद में आता आपके पास में कैश। कैश में भी कोई चेंज नहीं है, 1 लाख रुपए। फिर है आपके पास बैंक। बैंक में भी आप देख रहे हो तो कोई चेंज नहीं, 2,25,000 रुपए। बैंक में भी कोई चेंज नहीं है, 2,25,000 रुपए। और एक अभी अकाउंट ओपन हुआ P&L सस्पेंस अकाउंट। देखिए ये आपके लिए काल्पनिक संपत्ति होती है, एक लॉस है आपका,
इसीलिए आपको बैलेंस शीट के असिस्ट साइड में शो करना है। अब आप इसका टोटल लगाओगे बैलेंस शीट का तो आपके पास अमाउंट आएगा 25,40,000 और सॉरी 23,40,000 आता है टोटल। आप देख लीजिएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। इससे आगे अपन ट्राई करेंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर। अभी तक हमने रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर देखा था। अब हम इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अपना आगे का जो टॉपिक आएगा, टॉपिक मतलब इसी के पॉइंट है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ज़्यादा अब लंबा नहीं बचा है, इन्हीं चीज़ों को समझते हो हमको इस चैप्टर को कंप्लीट करना है। एक अच्छा खासा टॉपिक बचा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर व्हेन ए पार्टनर इज डेथ। जब एक पार्टनर की डेथ होती है उस समय पॉलिसी कैसे समझनी है वो अपने अगली क्लास में कल अपन समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इस सवाल को आपको करना है, कॉपी में लिखना है, इससे रिलेटेड दूसरे प्रश्न भी आपको ट्राई करने हैं, समझने हैं। यदि कोई समस्या रहती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप नहीं समझ पा रहे हो, कोई समस्या रह रही है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, आप हमें समझा सकते हो। हमारे और इससे रिलेटेड जो और भी टॉपिक हैं उनकी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इसमें सजेशन में भी आपको लिंक डाल रहे हैं, आप वहाँ से भी समझ सकते हो। देखिए बेटा, करने के लिए बहुत कुछ है। मैं एक छोटी सी बात कह के मेरी इस क्लास को कंप्लीट करूँगा कि कई लोग ये सोच के बैठे हैं कि समय ऐसा चल रहा है, स्कूलें नहीं खुल रही है, क्या होगा, कैसे होगा। देखिए, ये अपना नॉलेज अपग्रेड करने की बातें हैं, सिर्फ बहाने हैं। देखो, बहाना नहीं बनाना। आज आपकी उम्र ऐसी है जिस समय आपको कुछ करना होगा, और ज्ञान शिक्षा ऐसी चीज़ें होती है जो कभी अंत नहीं होता। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप ज़रूरी थोड़ी ना, क्योंकि हमने कई बार इस पॉइंट को कहा है कि कामयाब बनने के लिए नहीं पढ़ना है, काबिल बनने के लिए पढ़ो। अपने आप को सिखा दो इसी चीज़ों को। ज़रूरी थोड़ी ना है कि इसी साल के लिए हम काम कर रहे हैं। हम तो अपने फ्यूचर को के लिए काम कर रहे हैं ना, हम अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए सारा काम कर रहे हैं। समय निकल जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये समय ऐसा रहेगा। और अपने पास जितना नॉलेज है, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं या आप पढ़ रहे हो, उसको अपग्रेड करना होगा। एक आप लोगों ने सुना होगा, कवि की बहुत अच्छी कल्पनाएं हैं कि बहता पानी हमेशा निर्मल रहता है, पड़ा हुआ पानी तो सड़ जाता है ना। अब पानी एक बहुत बड़ी चीज होती है, जल है तो जीवन है। पानी के बिना एक व्यक्ति नहीं जी पाता है। और यदि पानी बह रहा है, आपने देखा होगा कि जो बहता पानी है वो हमेशा साफ रहता है। आप गंगा का पानी देख लीजिएगा, किसी भी नदी का पानी देख लीजिए, जो बह रहा है बहुत साफ है। और किसी तालाब या का पानी देखो, कहीं हद तक आपको गंदा नजर आता है। तो बस यही कारण है, अपने आप को अपग्रेड करो, अपने आप को समझाते रहो, समझते रहो, खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। भगवान सब कुछ अच्छा करेगा। उम्मीद, जीवन उम्मीदों पर टिका हुआ है। हमेशा मन में एक ऐसी उम्मीद रखो, आशा रखो, और उन आशा और उम्मीदों को पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहकर अपनी क्लास को कंप्लीट करता हूँ कि जो चीज़ आपने पढ़ी है रेगुलर उसको तैयार करो, रेगुलर समझने की कोशिश करो, और भविष्य के लिए करना है। केवल एक साल के लिए नहीं सोचना है। एक जो पौधा आपने आज बोया है, इसको अपने जीवन का एक विशाल वट वृक्ष तैयार करना है, ना कि एक छोटी सी बेल तैयार करके उसको बंद करनी है। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इसी शब्दों के साथ मैं मेरी क्लास को फिनिश करता हूँ। धन्यवाद। वीडियो जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, कमेंट जरूर करना अपना नाम, ताकि मैं आपकी अटेंडेंस सही ढंग से लगा पाऊँ।